हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ के पार्ट थर्ड को। फ्रेंड्स, इससे पहले के पार्ट्स को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उन्हें देखें। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज शुरू कर रहे हैं हम कंपनियों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। जो कंपनियों का वर्गीकरण है वह विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर किया गया है। तो जो पहला उद्देश्य है वह है निर्माण की विधि। जो कंपनियों का वर्गीकरण है वह निर्माण की विधि के आधार पर दो भागों में किया गया है, जिसमें आता है पहली असमामिलित कंपनियां और दूसरी समामिलित कंपनियां। असमामिलित कंपनियों को अपंजीकृत कंपनी कहा जाता है। तो अपंजीकृत कंपनियों में निम्नलिखित संस्थाएं सम्मिलित होती है। कोई भी साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म, कोई सहकारी समिति या कोई समिति या कोई अन्य व्यावसायिक संस्था जो होती है वह असमामिलित कंपनियां कहलाती है। निर्माण की विधि के आधार पर दूसरा जो भाग है वह समामिलित कंपनियों का है और इन समामिलित कंपनियों को 3 उपभागों में बांटा गया है। इनमें जो पहली कंपनी होती है वह है शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां। ये कंपनियां वे कंपनियां होती है जिनका निर्माण किसी शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति के द्वारा किसी अधिकार पत्र के तहत जिस भी कंपनी का निर्माण किया जाता है वह निर्मित कंपनियां शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां कहलाती है। इस प्रकार की कंपनियों का चलन भारत में नहीं अपितु इंग्लैंड में रहा है और इंग्लैंड में इस अधिकार के पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से 2 कंपनियों का निर्माण किया गया है। समामिलित कंपनियों के दूसरे उपभाग में जो कंपनी आती है वह है वैधानिक कंपनियां या किसी विशेष विधान के अधीन निर्मित जो कंपनियां कहलाती है वह वैधानिक कंपनियां होती है। तो भारत में जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य पथ परिवहन निगम आदि जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का निर्माण एक विशेष विधान के अंतर्गत किया गया है। तो ये कंपनियां वैधानिक कंपनियां कहलाती है। तीसरा जो उपभाग है वह है कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां। ऐसी कंपनियां या ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत या पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है, वे कंपनियां कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां कहलाती है। कंपनियों के वर्गीकरण में जो दूसरा उद्देश्य है वह है दायित्व। तो दायित्व के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सीमित दायित्व वाली कंपनियां और दूसरी होती है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असीमित दायित्व वाली कंपनियां वे होती है जिसमें कंपनी के सदस्यों अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी के समापन या विघटन की दशा में कंपनी के दायित्व के भुगतान के लिए कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। और जो होती है सीमित दायित्व वाली कंपनियां, उनमें 2 उपभाग होते हैं, जिसमें पहला होता है अंशों द्वारा सीमित, यानी कि अंशधारी का दायित्व अंश के अंकित मूल्य की राशि के बराबर ही सीमित होता है। और दूसरी जो होती है गारंटी द्वारा सीमित। इसके अधीन वे कंपनियां आती है जिसमें सदस्य द्वारा अपनी गारंटी की सीमा को निश्चित कर दिया जाता है। एक निश्चित सीमा, यानी वह जो होती है कि एक निश्चित सीमा की राशि कंपनी के समापन या विघटन की दशा में सदस्य द्वारा कंपनी के अंशधारियों द्वारा मांगी जाती है और ये जो कहलाती है इसे आरक्षित पूंजी कहते हैं, जिसे सिर्फ कंपनी के समापन या विघटन की दशा में ही मांगा जा सकता है। कंपनियों को उद्देश्य के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण है वह है सदस्य की संख्या के आधार पर। तो सदस्य की संख्या के आधार पर 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। पहली होती है सार्वजनिक कंपनियां। तो सार्वजनिक कंपनियों में
न्यूनतम सदस्य की संख्या 7 और अधिकतम सदस्य की संख्या का कोई निर्धारण नहीं है, जिसमें अंश पूंजी या जितने अंशों में इसकी विभक्त होगी अंश पूंजी, उससे भी अधिक कितने भी इसमें सदस्य हो सकते हैं। दूसरी जो होती है निजी कंपनियां, निजी कंपनियों में अंश सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 निर्धारित की गई है और इसमें अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। तीसरी होती है एकल व्यक्ति कंपनी, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम केवल एक ही सदस्य होता है। वही कंपनी का अंशधारी सदस्य या पूर्ण नियंत्रण सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। अगला जो उद्देश्य है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है सूत्रधारी कंपनी, दूसरी है सहायक कंपनी और तीसरी है सहयोजित या सहचारी कंपनियां। तो इन तीनों कंपनियों को एक साथ समझेंगे अपन। सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां होती है। अब सहायक कंपनी क्या होती है? सहायक कंपनी वह कंपनी होती है जिसका अपने संचालक मंडल पर 50% से अधिक किसी अन्य का नियंत्रण होता है। जैसे कोई कंपनी है और उसमें 50% से अधिक नियंत्रण किसी अन्य कंपनी के हाथ में है, तो जिस कंपनी के हाथ में इसका नियंत्रण है वह कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है और जिस कंपनी पर नियंत्रण है वह कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। और सहयोजित और सहचारी कंपनी वह होती है जिसमें नियंत्रण का प्रतिशत 20% से अधिक किंतु 50% तक होता है, तो वह सहयोजित कंपनी कहलाती है। और यदि नियंत्रण 50% से अधिक होता है तो वह कंपनियां सहायक कंपनियां कहलाती है। और इन कंपनियों को नियंत्रण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। तो फ्रेंड, अगला जो वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर, वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कंपनियों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहली है सरकारी कंपनियां और दूसरी है गैर सरकारी कंपनियां। तो सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग किसी केंद्र सरकार द्वारा, किसी राज्य सरकार द्वारा या 2 राज्य सरकारों द्वारा या किन्हीं एक केंद्र सरकार और अंशतः किसी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, तो वह कंपनियां सरकारी कंपनियां कहलाती है। जो दूसरा प्रकार है गैर सरकारी कंपनियां, गैर सरकारी कंपनियां वह कंपनियां कहलाती है जिनकी संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमियों तथा जनता द्वारा धारित होती है, वह गैर सरकारी कंपनियां कहलाती है। अगला जो उद्देश्य के आधार पर है वह है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, सूचीबद्ध कंपनियां और असूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की इच्छा रखती है या वह सूचीबद्ध होती है, तो वह कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां कहलाती है। ऐसी कंपनियां अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। और असूचीबद्ध कंपनियां वह कंपनियां होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं होती है और वह अपनी पूंजी अपने सदस्यों, संचालकों, मित्रों, रिश्तेदारों या आदि से प्राप्त करती है, लेकिन वह जनता को अपनी प्रतिभूतियां क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। और विभिन्न प्रकार की अन्य कंपनियां भी उद्देश्य के आधार पर है, जिनमें कुछ सम्मिलित है धर्मार्थ कंपनियां, लघु कंपनियां। जैसे धर्मार्थ जो कंपनियां होती है उसमें अलग अलग कार्यों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। जैसे कि लाइसेंस हेतु, लाइसेंस बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियां होती है। फिर कुछ होती है लघु कंपनियां, होती है निष्क्रिय कंपनियां। निष्क्रिय कंपनियां से आश्चर्य ऐसे होता है कि जो कंपनियां मतलब बंद हो या बंद होने की असक्रिय दशा में, यानी कि अपने व्यावसायिक गतिविधियों का जिनमें सक्रिय नहीं है, असक्रिय हो जाती है और वह अपना आवेदन
कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर देती है तो वह कंपनियां निष्क्रिय कंपनियां कहलाती है। होती है निधियों से आश्चर्य ऐसी है जिनका समामेलन निधि के रूप में हुआ होता है और अपने सदस्य को मितव्ययिता एवं बचत की आदत डालने के लिए उनसे निक्षेप प्राप्त और ऋण देने का कार्य होता है, वह निधियां कहलाती है। अगली है विदेशी कंपनियां। ऐसी कंपनी जिनका समामेलन भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्माण हुआ है तो वह कंपनियां विदेशी कंपनियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट्स में। थैंक यू, बाय बाय। What?